चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर असलान है, आप लोग सब जानते हैं। हमने एक एजुकेशन की सीरीज की है कार्डियक रिलेटेड टॉपिक्स के हवाले से। थोड़ा अवेयरनेस होती रहती है, हर बात थोड़ी सी खाने पड़ती रहती है, तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। कुछ छोटी चीज़ आपको याद रह जाती हैं, तो उसको प्रैक्टिकली हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बीइंग अ डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर, सबसे ज़्यादा हमारी लिए खुशी की बात क्या होती है? किसी ने सोचा है? सबसे ज़्यादा कहते हैं यार आज भाई मज़ा आ गया। कब आता है? पेशेंट ठीक हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए। और कोई गुड आंसर? सबसे ज्यादा मुझे मजा डायग्नोज करें वो जाए। और कोई मुझे सबसे ज्यादा मजा पता है कहता है डॉक्टर साहब जादू कर दिया। मैं तो 10 जगह जाके दिखा कर आया था डॉक्टर साहब, बस मैं ये देखे मेरी पूरी फाइल, किसी ने मुझे नहीं समझा मेरी क्या बीमारी थी, और आपने जो है ना मुझे समझा और मुझे ठीक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसी महीने कराची के बड़े बड़े अस्पताल से मेरे पास पेशेंट आए और दे आर टू मच सेटिस्फाइड। ना कि सिर्फ पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, और अभी आज इंग्लैंड से मेरा पेशेंट आया। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लोग इतने सेटिस्फाई होते हैं ना, तो वो बात। अच्छा, क्या मैं कोई अलग से ट्रीटमेंट देता हूँ? कोई अलग से नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं ना। आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि एक पेशेंट एक बहुत बड़े टर्शियरी हॉस्पिटल में जाता है, वो एंजियोप्लास्टी कराता है। ठीक है, उसकी एंजियोप्लास्टी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहाँ से वो गैर सेटिस्फाई होकर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उसको काउंसिल ही सही नहीं कर रहे। आपका पेशेंट आया, हार्ट अटैक हुआ, एंजियोप्लास्टी की, अल्लाह हाफिज। ना उससे कोई ऐसे बात करेगा, ना उसको किसी को समझाएगा कि भाई आपके साथ क्या हुआ था, आपने क्या ट्रीटमेंट लेना है, किस ट्रीटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, पता ही नहीं है। आप हुआ हार्ट अटैक को चला गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन कॉम्प्लिकेशन, ना कि सिर्फ हार्ट से रिलेटेड। देखो, आप लोग का पेशेंट आईसीयू में एडमिट हुआ, इंट्यूबेट हुआ, एक्सट्यूबेट होकर चला गया, उसे जाते हुए आप लोग क्या काउंसिल करते हैं? मुझे बताओ, कोई खास वर्ड्स कोई काउंसिल करते हैं? नहीं। इंट्यूबेट हुआ, भाई ये दवाइयां खा लेना और जो है ना तुम्हारा बढ़ेगा गोश्त बंद है, खत्म। इसके अलावा कोई काउंसिल नहीं होती। देखो, इसके पीछे पूरी एक साइंस है ना कि आपका पेशेंट जो है ना वो एक रिहैबिलिटेशन फेज में जाता है। ना कि सिर्फ कार्डियक की बात कर रहा हूँ, मैं सारे पेशेंट की बात कर रहा हूँ। आप यकीन करो, सिर्फ 5 मिनट ज्यादा कह रहा हूँ, 2 मिनट उसकी रिहैब के ऊपर उसे बात करो जब वो डिस्चार्ज हो रहा हो कि भाई रिहैब के लिए आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किससे लाइफस्टाइल गुजारना है। आज हम सिर्फ उस पर बात करेंगे कि आपने रिहैबिलिटेशन में क्या करना है। एक मिसाल, एक आदमी कहता है डॉक्टर साहब मैं वापस काम पे कब जाऊंगा, उसको पता ही नहीं होता बेचारा। डॉक्टर साहब मैं अपने वाइफ से ताल्लुकात कब कायम कर सकता हूँ, आपने उसको बताया नहीं। वो एक महीने एक बार डॉक्टर साहब आया, डॉक्टर साहब दिल के तो खैर है, 6 महीने हो गए मेरी बीवी नाराज है। मैंने कहा यार 6 महीने हो क्यों? मेन प्रॉब्लम है ना, आपने उसको काउंसिल ही नहीं किया, आपने उसको बताया नहीं। एक बंदा करीम चलाता था, वो कह रहा है डॉक्टर साहब 2 महीनों में बेरोजगार हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ था। आपने उसे बताया नहीं कब उसको गाड़ी दोबारा चलानी थी। तो ये हमारा फॉल्ट होता है ना, क्योंकि हम इसके बारे में सोचते नहीं। आपको हार्ट अटैक हुआ, उससे वो बच गया, उसके बाद दोबारा नॉर्मल लाइफ में कैसे जाएगा तक आप उसको नहीं पता। ये हमारा जिम्मेदारी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक सिर्फ कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं है। आप लोग जो भी फील्ड में देख रहे हैं वो सब चीज़ों की रिहैबिलिटेशन की ना, आप रिहैबिलिटेशन में 5 मिनट बात करें, पेशेंट बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे। रिहैबिलिटेशन की बेसिकली हम 4 फेजेस देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है ना, वो रिहैबिलिटेशन का फेज 1 ही होता है, जो हम हॉस्पिटल में ही स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं कि घर जाके स्टार्ट होगा, ऑन हॉस्पिटल ही स्टार्ट कर देते हैं फेज 1 में। ठीक है, जो कि आप कहते हो कि 1 to 2 days, ये कि 14 डेज तक भी चलता है। फर्स्ट फेज में क्या है, आपके पेशेंट आए, आपने सब देखना है कि यार सीधा लेटा हुआ है, पिछले 24 घंटे सीधा लेटा हुआ है, इसने अपनी पोजीशन चेंज की ही नहीं की है, इसने खाना क्या लिया, इसने अपना स्टूल पास किया ही नहीं किया है। ठीक है, इसका आउटपुट कितना आ रहा है। ये बेसिक चीजें होती हैं जो रिहैबिलिटेशन में फर्स्ट डे स्टार्ट कर देती हैं। आपकी लिंक की मूवमेंट है ही नहीं है। आज हमारे पास एक शेख साहब हैं एडमिट ऊपर, आज मैंने उनके साथ वॉक की। मैंने कहा आज हम वॉक करके आते हैं ना, हमने पूरी कॉरिडोर में उनके साथ वॉक करके आए। वो 4 दिन से लेटे हुए थे बिस्तर पे। वो कह रहे डॉक्टर में तो पैर सुनूंगा। वो बताओ, वो अपने लंग के लिए आए थे, हम उन्हें गैंग्रीनस से लिंग स्कीमिया कर देते। तो मैंने उनके साथ थोड़ी वॉक की। मैं कहने उतने खुश हो गए, कह रहे डॉक्टर साहब जबरदस्त मजा आ गया है। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फेज 2 जो होता है ना, वो आपका रिकवरी फेज होता है। आपको उससे एक्सरसाइज प्रोग्राम बताना होता है कि आपने कितना चलना है, किस तरीके से अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं। हार्ट अटैक के बाद या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी डिजीज होती है, उनके बाद मेंटली ट्रॉमा होता है। ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं सकता, वो मेंटली स्ट्रेस में होता है कि हम चल नहीं सकते। ठीक है, हम लास्ट दिन डॉक्टर सैम्बोर में याद में थे, वो औरत भी थी, उसने एंजियोप्लास्टी नहीं कराई, वो चली गई दूसरे हॉस्पिटल। खैर वापस आई, उसको कह रही मैंने अम्मी का बाथरूम जाना ही बंद किया हुआ है। ठीक है, और मैंने उनको कुछ चलना फिरना नहीं, मैंने क्यों आपसे जुल्म कर रही है, ऐसे डिप्रेशन से मर जाएंगी बनकर इसमें। तो आपने बताना है कि उसको कब चलना है। ये सारी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है,
और स्टेज 3 में क्या होता है कि अब वो पेशेंट रिकवरी फेज में जाता है, ठीक है, अपनी डेली रूटीन में किस तरीके से आता है, और स्टेज 4 में वो नॉन रूटीन में आता है, ठीक है। ये हमने डिवाइड किया है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना हमसे वो देंगे कि आज बेसिक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या देना है, ठीक है। अर्ली मोबिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को अर्ली, आप सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट को खड़ा करें, कभी तुम खड़े हो और ये चेयर पे आके बैठ जाओ, ये चेयर पे आके बैठ जाओ, सिर्फ ये करें, ये नहीं उसको उठा के को चला देना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी पेशेंट आप देखें आईसीयू में, आप देखें कि वो इस काबिल है, खड़ा हो सकता है, उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ आ सकता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करें, सिर्फ उसे बेड से उठाएं, और एक स्पेशल चेयर आती थी आईसीयू में, होती थी ना, हम तो यहाँ व्हीलचेयर पे उठा देते हैं, लेकिन स्पेशल चेयर होती है ना, हमने सब हॉस्पिटल में देखी है कि पेशेंट को उठा के आप बिठाते हैं ताकि वो उसको रिकवरी थोड़ा सा उसके लिए मूव करें, उसकी एक्सरसाइज हो, मन में उसके कि वो गैंग्रीनस बन जाए, ठीक है। दूसरा, रिड्यूस एंजाइटी, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। उसको बताएं कि भाई आपका मसला था, ये इसका इलाज हुआ है, थोड़े से उसको आप कॉन्फिडेंस दें, ये ऑन हॉस्पिटल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसका हार्ट रेट को कंट्रोल करें, उसको बताएं कि आपने इसके बाद जाके आगे क्या एक्सरसाइज करनी है। मेनली स्टेज 2 में आप जाएंगे तो आप बताएंगे भाई, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो चल ही नहीं सकता, उसको बताओ चाहे 2 कदम चलो, 3 कदम चलो, आपने वॉक करनी है। लोग बेचारे कहते हैं यार हम तो दिल का मसला है, 2 कदम चल थक जाता हूँ। मैंने कहा 2 कदम कब चलते हो? 2 कदम नहीं, 2 कदम ही नहीं चलता मैं तो। क्यों नहीं चलते भाई? 3 कदम चलो, 4 घुटनों में दर्द है, 4 कदम, कुछ नहीं, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बैठ जाओ। उस टाइम ना इतना वीक हो जाता है उन लोगों का, मसल इतनी अट्रॉफी हो जाती है, तो वो जिस बीमारी से नहीं मरते, वो उस कॉम्प्लिकेशन से बेचारे मर जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, वहीं बैठे भाई फीमेल से क्या होता है, वहीं यूटीआई हो रहा है, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, वो क्लीनिंग नहीं हो रही, इन्फेक्शन में ग्रो कर रही है। तो आपने बताना है कि नहीं, आपने स्टेप आइडियली क्या होता है कि आप कहते हो कि नहीं आपने 150 मिनट्स वॉक करनी है, या अगर एग्रेसिव चल सकते हो 75 मिनट्स पूरे वीक में। कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट स्टेप लो, खड़े हो बैठो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपने एक्सरसाइज का उसको बता दिया, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, उससे क्या होगा आपको, तो देखो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है उसके ऊपर एक्सर्शन आता है, एक्सर्शन आता है तो क्या होता है, कोलेट्रल्स बनना शुरू होती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बंदा आ गया 3BD है, लंग की पैथोलॉजी है, आपने कोविड में क्या हो रहा था, लोग कोविड हो गया लेटे में, बंद कमरे में लेटे में, लंग्स की एक्सरसाइज ही नहीं हो रही। आप जब चलेंगे आपका ब्रीथिंग लेवल ज्यादा कम होगा तो उसकी लंग्स की एक्सरसाइज होगी ना। वैसे तो हम PFT देकर एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, आपने तो चलाया नहीं, वॉक नहीं हुई, लंग्स की एक्सरसाइज होगी, आपकी हार्ट की एक्सरसाइज होगी, आपकी कोलेट्रल्स बनेंगे, और सबसे अच्छी बात है यू फील बेटर, ठीक है। तो हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए, ये तो खैर मेडिकेशन की मैं थोड़ी सी बात आ रही है कि आपने उसको बताना है कि भाई ये मेडिकेशन आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आपने पोस्ट PCI को पेशेंट जा रहा है, एंजियोप्लास्टी के बाद जा रहा है, तो उसको आपने कहना भाई तुमने प्लेटलेट की दवाई लेनी है, आपने बीटा ब्लॉकर लेना है, आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी है, ठीक है ना। और आपने उसकी जो है ना खुद सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है, घर में जो उसका अटेंडेंट हो। अब ये भी नहीं कहते ना, अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब सुबह 11 बजे BP इतना था, 12 बजे इतना था, 1 बजे इतना था। मैंने कहा भाई आपको कोई और काम नहीं है? उसको बताया ना कि नहीं भाई, हफ्ते में एक दिन में एक दफा, अभी नया पेशेंट गया है ना, एक दिन में एक दफा 2 दफा BP चेक करो, इस तरह बार बार करने की जरूरत नहीं। ये भी इस टेस्ट में डाल दिए ना, अब आप चेक भी करें, उसको बता रहे भाई अभी तो तुम्हारा 140 आया है, और वो पेशेंट मेरा 140 इज नथिंग। कल मैं हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें खत्म हो गया 180 भी पेशेंट को ना एडमिट की जरूरत है ना कुछ जरूरत है, कल वो बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब डाइट की एडवाइस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या पेशेंट के हमारे यहाँ क्या होता है जी, बढ़ेगा गोश्त बंद है, और कोई काउंसिल नहीं करते उसको, ठीक है, या चिकनी चीजें मत खा देना। आपने उसको बताना है कि भाई आप क्या क्या चीज खा। मैं अपने पेशेंट नॉर्मली क्या कहता हूँ कि देखो एवरीथिंग खाओ, अल्लाह ताला ने कहा है कि म्याना रवि में खाओ ना, सब चीजें आप खा सकते हैं म्याना रवि में। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा कुछ सब्जियां खिलाना शुरू कर दी, प्रोटीन देना बंद कर दिया। तो आपने जो डाइट देना उसमें वेजिटेबल फूड्स होने चाहिए, होल ग्रेन होना चाहिए, फिट्स होनी चाहिए, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स वाली चीजें होनी चाहिए, और आपको उसको बताना है कि आप उसकी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी है। अगर वो बहुत ज्यादा उसका रिस्क फैक्टर्स हैं या ओबेस, कितनी 1500 कैलोरी, 1500 कैलोरीज नहीं होती अगर रोटी सालन खाएं, नहीं उससे ज्यादा नहीं। लोग एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं। अब जैसे एक्स्ट्रा लेने में क्या है, एक आदमी में 6 कप चाय पीता है, 6 कप चाय का मतलब है अगर वो 1 चम्मच भी चीनी पीता है तो 6 चम्मच चीनी के पी गया, उसको एहसास ही नहीं है। डॉक्टर मैं तो मीठा नहीं खाता, डॉक्टर मैं तो कभी मीठा नहीं खाता। अच्छा शुगर कैसे हो गई? 6 कप चाय पी रहा हूँ, 6 चम्मच डेली के इंटेक कर रहा है। इससे बेहतर है कि आप हफ्ते में मिठाई खा लो, रबड़ी खा लो, रसमलाई खा लो। रोज खाने से तो बेहतर है ना कि एक हफ्ते में खा ली, उसको एंजॉय भी करोगे और वो आपके इंटेक भी नहीं जाएगा। तो ये हमें एहसास नहीं होता कि हम डेली बेस पे किस तरीके से चीजें इंटेक कर रहे हैं। दूसरी, रेड मीट जो है ना वो 14 ग्राम से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो फिर वो मोर्टेलिटी कॉज करता है।
हमारे यहाँ लाल गोश्त सबसे पहले बनते हैं, बड़े का गोश्त बनता है, ऐसा नहीं। हमारे घर में तो गोश्त बनता है, सालन बनता है। आप लोग कितनी बोटी खाते हैं? 2 ले ली, 3 ले ली, उससे क्या हो जाएगा? आपने उस पेशेंट को स्ट्रेस डाल दिया कि भाई तुम्हारा बड़े का गोश्त बनता है, और वो बेचारा कहीं गया हो कि नहीं मैं तो नहीं खा सकता, मैं तो बीमार हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जहन से निकालना होता है कि नाउ यू आर नॉट अ पेशेंट ना, आप एक नॉर्मल जिंदगी में आ गए हो वापस, कोई बड़े का गोश्त बंद करने की जरूरत नहीं। कितने से ज्यादा? 14 ग्राम का मतलब है, अगर वो 8 से 9 बोटियों से ज्यादा खा रहा है एक दिन में, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। फिजिकल एक्टिविटी कितनी मैंने बताया? 75 पर मिनट वॉकिंग करनी है अगर पेशेंट नॉर्मल वॉक करता है तो, ठीक है। उसको बताना है कि आपने अब अपनी लाइफ में दोबारा जाना है, वॉक इज कंपलसरी। मैं अपने सारे पेशेंट को क्या कहता हूँ, मैंने देखो मैं बोलूंगा वॉक करो, एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भूल जाओगे, जाहिर डॉक्टर की बात का असर रहता है। तो उनको कहता हूँ देखो अपने जिम्मे कोई काम मान लो। जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें क्या कहता हूँ कि देखो या तो ईशा की नमाज और पढ़ने जाते हो, कहोगे यार मैं दूर वाली मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ कर आऊंगा, वो डेली बेसिस पे आपकी आदत बन जाएगी वॉक करने की, वो आपको एहसास नहीं होगा मैं वॉक कर रहा हूँ ना, बाहर जाके वॉक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। या आप बोलो कि यार नमाज ही पढ़ता तो चलो मैं अंडे डबल रोटी हर घर में आपने सुबह के लिए, ठीक है ना, कुछ लोग आप यही नाश्ता करते हैं, कुछ लोग घर से करके आते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए आप बोलो कि भाई मैं ये अंडे डबल रोटी जो आती है मैं दूर वाली बेकरी से लेकर आऊंगा, वो डेली बेस पे वॉक होगी आपकी, वो आपको एहसास भी नहीं होगा। वो एक्स्ट्रा काम बोलते हो ना करने को कि हाँ भाई ये करना है, वो सोचते हैं डॉक्टर ने कहा है वॉक करने को, अरे भाई आज नहीं कर सकते वो 3 दिन ऐसा रहता है, 14 दिन सब वही उसी लाइन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, स्टार्ट बिल्कुल कहना 1 स्टेप 2 स्टेप से भी स्टार्ट करना है तो करो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, डॉक्टर हमारा वजन बहुत ज्यादा है, वजन कम करना, वो जहन पे सवाल कर लिया वजन कम करना, नहीं। 5% बॉडी वेट, आपने जितना बॉडी वेट है तो 5% बॉडी वेट इनिशियली कम करना है, वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लोग क्या डिस्टार्ट हो जाते हैं कि कमी नहीं हो रहा वजन, वो छोड़ देते हैं अपने आप को, वो कहता है रिस्क फैक्टर महंगा भी है, आपने बहुत कम नहीं करना। जब नेक्स्ट ओपीडी में आओगे तो 1 किलो वजन कम करके आओ। आप यकीन करो 1 किलो का टारगेट रखते हैं ना तो 2 से 3 किलो वजन कम हो जाता है। हम कहते हैं 10 किलो डॉक्टर साहब, 10 किलो पेशेंट वजन कम करना, तुम्हारा वजन बहुत है, तुम्हारा बीएमआई तो 40 पे पहुंचा हुआ है, और बेचारा कहता है मुझसे तो होगा ही नहीं, वो छोड़ देता है। बेसिक पे बात करनी है, बिल्कुल बेसिक पे। तीसरी, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है और उसकी एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल हो जाती है तो 1 हफ्ते बाद वो अपनी ड्राइव कर सकता है, अपनी ड्राइव कर सकता है, वो गाड़ी चला सकता है। अगर वो प्रोफेशनल ड्राइवर है तो उसको कहोगे 2 to 3 वीक्स, कितना 2 to 3 वीक्स। अगर वो प्रोफेशनल ड्राइवर है, जैसे करीम चला रहा है, कोई यंगो चला रहा है, तो कहेगा 2 to 3 वीक्स बाद अपनी ड्राइव कर सकते हो। और अगर वो पेशेंट की एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं हुई, सिर्फ अटैक हुआ, उसको फिर दवाइयों पे रखा है, तो एटलीस्ट 4 वीक्स उसकी कंडीशन देखते हुए हम रखते हैं कि 4 वीक्स के बाद वो ड्राइव कर सकता है। सेक्सुअलिटी परफॉर्म करने के लिए होता है कि आपके अगर सक्सेसफुल पीसीआई हुई तो वही सेम है कि आपने 1 वीक बाद जो अपने पार्टनर के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन केस है और साथ में आपको दूसरी मेडिकेशन चली तो 4 वीक्स हम कहते हैं कि होल्ड करो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये डेली लाइफ में लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, आपने जरूर अपनी पेशेंट को काउंसिल करना है, ठीक है। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर कंट्रोल में क्या है, आपने इनिशियली 1 किलो अगर कोई वेट कम करता है, 1 kg वेट कम करता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 5 मिलीमीटर, टोटल ओवरऑल मीन आर्टरी प्रेशर 5 मिलीमीटर मर्करी तक कम हो जाता है, सिर्फ 1 kg वजन कम करने से। जरूरी नहीं है उसको आपने बहुत एंटी हाइपरटेंसिव से बहुत हाई डोज में देना। 1 kg वेट कम करेगा, उसका 5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम होगा। HbA1c का टारगेट कितना रखना है आपने? 7 का रखना है। स्मोकिंग सेसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जितने पेशेंट आते हैं, अभी हमने लास्ट इस पेशेंट की मैंने एंजियोग्राफी की थी ना, वो आज मेरे पास आया, मुझे इतनी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। और मेरे फार्मो से क्या, देखो सिगरेट की क्रेविंग ना, कोई भी एडिक्शन होती है ना, उसकी क्रेविंग आपकी बॉडी में ऐसे करके आती है। आप 10 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर लो, वो खत्म हो जाती है। बाद दफा आपने देखा होगा फूड पांडा का ऑर्डर कर दिया, 10 मिनट बाद सोचना यार गलत कर दिया यार, अब तो दिल नहीं चाह रहा खाने का, क्यों कर दिया होगा, क्यों, उसको क्रेविंग खत्म हो गई। तो मैं कहता हूँ जिसको भी सिगरेट पीने की आदत है वो घड़ी देखे, कैसे 2 बज रहे हैं, अभी नहीं पीऊंगा, 10 मिनट बाद पीऊंगा, अभी करके देख लें। यकीन करें इससे लोगों की मैंने चर्च भी छुड़वाई है। 10 मिनट का अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, पहले क्या होगा, 10 सिगरेट से वो 5 पे आएगा, 5 से 2 पे आएगा, 1 पे आएगा, छुड़ जाएगा। करके आप ट्राई तो करके देखें, जब भी सिगरेट पीने का आप घड़ी देखें, आपके मैं 10 मिनट बाद पीऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कुछ मेडिकेशंस आती हैं, निकोटीन पैच आते हैं, आप उसको दें, लेकिन पहले उसको ये ऑप्शन दवाइयों के ना दें, पहले तो अपनी विल पावर तो रहो, अपना इरादा तो बनाओ छोड़ने का। उसके बाद हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया आपने ट्रीट करना है। मेन टॉपिक जो आज का मैं डिस्कस करने का है ना, जिससे सबसे ज्यादा लाइफ इफेक्ट होती है पेशेंट की, होता है डिप्रेशन। हार्ट अटैक हो गया, उसने कहा अब तो मैंने मर जाना है, और इस चीज को कोई बॉदर ही नहीं करता कि उसकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई है। वो अपने काम पे नहीं जा रहा, वो अपने काम से छोड़ के बैठा हुआ है, उसने सारी अपनी एक्टिविटी खत्म कर दी, दोस्तों से बात नहीं कर रहा कि अब तो मैंने मर जाना है, वो डिप्रेशन में, और वो आपसे बोलेगा भी नहीं, उसके ध्यान में बैठेगा कि मैंने तो मर जाना है, अब मेरा दिल कमजोर हो गया, या जो कोई कॉर्मोबिडिटी उसको हो गई। तो उसको आपने क्या करना है, साइकोसोशल सपोर्ट देनी है,
सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट देनी है, एजुकेट करना है उसकी फैमिली को कि भाई ये बीमारी थी, इसका इलाज हो गया है, अब ये ठीक हो जाएगा, ताकि उसकी फैमिली को सपोर्ट करे। फैमिली कहती है उसको छूछ, अरे भाई थोड़े हार्ट अटैक हो गया, अरे भाई इसको कुछ नहीं करना। वो घर वाले भी आ रहे हैं, अरे भाई ये इसको खिलाओ। मैं एक दफा ड्यूटी पे था, तो एक पेशेंट आया, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब अपने मरीज को स्ट्रॉबेरी खिला सकते हैं? दिया, खिलाते हैं स्ट्रॉबेरी। 1 बजे का टाइम था। दूसरा बंदा आया, डॉक्टर, हाँ मैंने क्या हुआ? डॉक्टर साहब वो स्ट्रॉबेरी खिला सकते हैं, दिल के लिए अच्छी होती है। मैंने कहा दे दो। तीसरा मरीज आया, डॉक्टर साहब वो आपने स्ट्रॉबेरी का बताया, हम भी अपने मरीज के लिए हैं। मैं बाहर निकला, मैंने जोर से लगाई, बड़े डॉक्टर साहब का फोन आया है, कोई स्ट्रॉबेरी नहीं खाएगा, दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब वो लोग खेल बना लिया, जो आ रहा है स्ट्रॉबेरी खा लो। तो भाई इस तरह नहीं करते, ठीक है? तो एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो मेन चीज जो है ना, वो कहते हैं ना हमारी एक पे एक फिजी, 12 बजे के बाद एक पिज्जा फ्री। तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट, देखो सबसे ज्यादा मैं जिस चीज पर ट्रस्ट करता हूँ ना, मैंने अपने हॉस्पिटल के कुछ एम्प्लॉइज, उनको एक ड्रग स्टार्ट की जिसका रिजल्ट मैंने खुद देखा और उसमें मेरा बिलीव आया। वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी ड्रग्स है, और यकीन करें मैं इससे पहले उसको प्रैक्टिस में इतना नहीं रखता था। यहाँ पे आके मॉडर्न मैंने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट किया, उसके मुझे ड्रामेटिकली रिजल्ट मिले। ठीक है, वो क्या ड्रग है? सर्ट्रालिन, ज़ुलॉफ्ट। ठीक है, ज़ुलॉफ्ट मेडिकेशन से मुझे इतना ज्यादा मेरे पेशेंट में सेटिस्फेक्शन बढ़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। मेन फायदा उसका क्या मिला ना, SSRI जो एंटी डिप्रेशन को काम कर रही है, जो एंटी प्लेटलेट पे काम कर रही है ना, जो उसका हार्ट के लिए रोल है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। ठीक है, कार्डियक पेशेंट तो है, उसके साथ उसे डिप्रेशन भी चाहिए। अब डिप्रेशन तो कोई बात ही नहीं करता, एक पेशेंट डिप्रेस है, बीपी उसका बढ़ रहा है, बीपी भी कम हो रहा है, पल्स रेट भी बेहतर हो रही है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बेहतर हो रही है, एंटी प्लेटलेट भी काम कर रही है। दिस इज मैजिकल ड्रग। ठीक है, SSRI के बारे में सब आपको पता है कि वंस अ डेली यूज करते हैं, कोई ऐसा फूड से रिलेटेड नहीं है, हाफ लाइफ इसकी 24 आवर्स तक चलती है। ठीक है, इंडिकेशन क्या होती है? ना कि सिर्फ पोस्ट रिहेबिलिटेशन में, अगर आपका कोई पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कोई पैनिक अटैक उसको होते हैं, एंजाइटी का पेशेंट है, मेनिया का पेशेंट है, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, और बच्चों में भी यूज की जा सकती है। ये अदर कंपेयर टू अदर जो आप दूसरी आप देखते हो SSRI, उसके मुकाबले में ज़ुलॉफ्ट और ये सर्ट्रालिन का रोल है कि आप बच्चों में भी दे सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक के बाद या कोई चीज के बाद आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का क्या मतलब है? एक सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड के बाद अगर आपको कंटिन्यू सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब आप स्ट्रेस डिसऑर्डर, यू नीड अ मेडिकेशन, यू नीड अ मेडिकेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको सिम्टम असेस करने कि मैंने उसको इस डिप्रेशन के पीरियड, या 2 मिनट रुको, उसको इस डिप्रेशन के पीरियड से निकालना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो डिप्रेशन में रहेगा, उसको स्ट्रेस रहेगा, वो जो आपने जितनी मेहनत की है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा, आप डिप्रेस आपके पास आएगा, और वो खुश नहीं आएगा आपके पास। पेशेंट अगर आपका वापस आता है, भले उसको बीपी सही है, वो इफ डिप्रेस और वो खुश नहीं है, तो वो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मैकेनिकल एक्शन सबको पता है कि सेरोटोनिन रिप्लेस करता है ये, और सबसे ज्यादा देखो पैनिक डिसऑर्डर्स में, वो स्ट्रेस और सोशल फोबियाज में आजकल कुछ यंग जनरेशन में देख रहा हूँ, पता नहीं क्या वजह है, ज्यादातर मैंने जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो लड़की ये नाइट का काम कर रहे होते हैं ना, उसे कहते हैं क्या, कॉल सेंटर वाले लड़के सारे डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं, पैनिक अटैक के साथ आ रहे हैं। क्यों? उनके साइकिल डिस्टर्बेंस है, रात को सोते ही नहीं है, जागते रहते हैं। कितने नंबर ऑफ पेशेंट में पिछले 2 महीने में देखा हूँ कि कॉल सेंटर में काम करता हूँ और सीवियर डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं। उसके लिए ये मैजिकल ड्रग है, उसको आपने यूज करना है। ठीक है, ये गाइडलाइंस की रिप्रेजेंट है कि आपने किस तरीके से इसको दिया, उसमें बहुत अच्छा रूल्स आए सारे। देखो प्लेसिबो के मुकाबले में कितना अच्छा रोल आया है। ठीक है, डिप्रेशन में भी आ रहा है और सारी चीजों में इसका रोल कितना ज्यादा बेहतर आ रहा है। ठीक है, अदर कंपेयर टू अदर SSRI में सर्ट्रालिन का रोल सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हर लिहाज से बेहतर है। मैंने अपने कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हमारे कार्डियक पेशेंट में अच्छा आता है। दूसरा, इसको ड्रग इंटरेक्शन का इसका रोल नहीं है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी दिया जा सकता है, तो दिस इज वेरी गुड। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में, हाइपरटेंशन पेशेंट में, और ये स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप इसको कंपेयर करके देखोगे प्लेसिबो से, तो हर जगह आपको इजेक्शन फ्रैक्शन में भी इंप्रूव नजर आएगी, हार्ट रेट में भी इंप्रूव नजर आएगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी इंप्रूव नजर आएगी, और पीआर इंटरवल में भी इंप्रूव आएगी। हर चीज में ये बेहतर हमारा काम कर रही होगी। ठीक है, तो ना कैसे ये डिप्रेशन को काम करती है, बाकी कार्डियक को पॉइंट ऑफ व्यू से कार्डियक पेशेंट को भी बेहतर कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री साइंसेस को छोड़ो, तो मेन जो आज का हमारा मैसेज था वो ये था कि भाई पेशेंट को आपने उसकी प्रॉब्लम से निकालना है, ना कि ये कि जो उसकी कॉम्प्लिकेशन हुई है उससे निकालना है। बाकी आपने देखना है कि उसको के मेन प्रॉब्लम क्या है, वो डिप्रेशन में है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, उससे थोड़ी सी बात करनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर में, तो उसके लिए मैजिकल ड्रग है। ठीक है, वो ज़ुलॉफ्ट 50 mg की भी आपकी आप स्टार्ट करें, फिर 100 mg पे स्विच कर सकते हैं, इनिशियल लोड हो तो स्टार्ट करें। मैंने पर्सनली अपने हॉस्पिटल में कितने सारे हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ को स्टार्ट करें, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया।
तो मेरे पास उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहा है, ठीक है ना। ऑफिसर से कंपेयर स्टार्टर और मेनली हमारी लैब सेटिंग जो रिदमियाज और कार्डियक पेशेंट उसमें तो बहुत अच्छा इसका रोल है, ठीक है। जलॉफ 50 mg 100 mg की, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग देखें जो भी आपको पेशेंट मिले किस तरह का डिप्रेशन का है या उसकी वो कह लाइफ में मजा नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब तो जीने एक जुमला होता है, डॉक्टर साहब तो मजा नहीं आ रहा लाइफ में। ये जुमला जो होता है ना, तो बहुत बड़ा जुमला होता है। एक आदमी है ना, डॉक्टर साहब मजा नहीं आ रहा लाइफ में, उसको मुझे कब से नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने से इज डिप्रेस्ड, उसको मजा क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम, उसको मजा नहीं आ रहा है ना। अच्छा, आपको डिप्रेशन की चीज होती है, उसका आपको एहसास नहीं होता कि आप डिप्रेस्ड है ना, आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, लोगों से चिड़े हुए बात कर रहे हैं। जब भी आप डिप्रेशन ना, नींद पूरी होगी आपकी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिप्रेशन पे काम करें। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसको देखें कि उसको अपने क्या काउंसिल करनी है, 5 मिनट उसको देखें, काउंसिल करें उसकी रिहेबिलिटेशन पे कि किस तरह उसने आगे जिंदगी गुजारनी है, ये जो स्टेज थी वो गुजर गई है, आगे क्या क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।